बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है विच इज़ अबाउट कंटिन्यूस फंक्शंस एंड होमोमॉर्फिज्म्स। कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में आपने रियल एनालिसिस में भी देखा होगा और डिफरेंट किस्म के जो भी एनालिटिकल कोर्सेज़ होते हैं जहाँ पे भी फंक्शंस के साथ हमारा कंसर्न होता है वहाँ पे कंटिन्यूटी लाजमी डिस्कस होती है फंक्शंस की। ये बहुत ख़ास फीचर होता है। तो अब टोपोलॉजी में भी हम देखेंगे कि हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। जैसे अभी आपने क्वेश्चन स्पेस में देखा कि वहाँ पे फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया था, एक मैपिंग डिफ़ाइन करवाना पड़ रही थी। तो जहाँ पे फिर फंक्शंस आ जाते हैं वहाँ पे उनकी कंटिन्यूटी का भी एक टॉपिक आ जाता है। वैसे भी जहाँ पे भी सेट का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे फंक्शन का कॉन्सेप्ट लाजमी होता है, बिकॉज़ सेट्स जो होते हैं वो एक तरह से मैपिंग्स होती हैं। यानी कि आप कुछ नंबर्स को एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक सेट में बंद कर देते हैं या फिर उनको किसी एक नंबर को असाइन कर देते हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो फंक्शन ही होता है। अब हमने देखना है कि टोपोलॉजी में कंटिन्यूअस फंक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारे पास है 4.1। A function f from R to R is continuous if for every x naught belongs to R and every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that if x minus x naught mod यानी कि absolute value of x minus x naught is less than delta, then f of x minus f of x naught is less than epsilon. वट डज़ इट मीन? ये वो डेल्टा और एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की जो आप रियल एनालिसिस में भी पढ़ते रहते हैं। क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन आर से आर पे है, वो कंटिन्यूस तब होगा जब आपके पास डोमेन के पॉइंट एक्स नॉट के लिए, ठीक है, डोमेन के हर पॉइंट एक्स नॉट के लिए एक ऐसा एप्सिलॉन के लिए आप एक एप्सिलॉन डिसाइड कर सकें। हर एप्सिलॉन, इनके किसी एक रेडियस के लिए बात नहीं हो रही है, हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा रेडियस एग्जिस्ट करे सच दैट कि एक्स जो है वो एक्स नॉट के साथ डेल्टा डिस्टेंस पे पड़ा हुआ हो, तो जो एक्स का इमेज हो यानी कि एफ ऑफ एक्स वो एक्स नॉट के इमेज से एप्सिलॉन डिस्टेंस पे पड़ा हुआ हो। ठीक है, ये एक्स जो है, एक्स और एक्स नॉट, ये आपकी इनपुट है और जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स नॉट है ये आपकी आउटपुट है। तो इनपुट किसी एक रेडियस में अगर रहे तो फिर आउटपुट भी किसी एक रेडियस में रहनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपकी जो इनपुट x है उसका किसी ख़ास पॉइंट x नॉट के साथ एक फ़िक्स डिस्टेंस से लेस जो है वो गैप आ रहा है, आपकी डोमेन के सारे पॉइंट्स किसी एक ख़ास पॉइंट x नॉट के इतना करीब चले गए हैं कि उनका डिस्टेंस लेस दैन डेल्टा हो गया है, तो फिर उस x पॉइंट्स के जितने भी इमेजेस होंगे, जो उसकी आउटपुट होगी, उसका जो डिस्टेंस होगा एक्स नॉट के इमेज के साथ वो एप्सिलॉन से लेस रहना चाहिए। ठीक है, ये वो डेल्टा एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, एफ इज़ कॉन्टिन्यूस इफ फॉर एवरी एक्स नॉट एंड एप्सिलॉन वी कैन फाइंड अ डेल्टा, so that if x is close enough to x naught within delta then f of x is close to f of x naught within epsilon। यही बात जो मैं आपको समझा रही थी कि कंटिन्यूटी बेसिकली क्या है कि अगर हर एक्स नॉट और एप्सिलॉन के लिए हम एक डेल्टा ऐसा ढूंढ पाएँ कि जैसे जैसे हम एक्स को एक्स नॉट के करीब करें, हमारा जो इमेजेस हों एफ ऑफ एक्स वो एफ ऑफ एक्स नॉट के करीब जाना चाहिए। तो इसको अक्सर हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ एन एक्सट्रीमली यूजफुल कॉन्सेप्ट दैट प्लेस अ पिवटल रोल इन एनालिसिस। किसी भी चीज़ के एनालिसिस में जो पिवट रोल प्ले करता है वो कंटिन्यूटी का रोल होता है। वी प्रोवाइड अ जनरल डेफिनेशन। अब टोपोलॉजी में हम एक जनरल डेफिनेशन देते हैं कि हम टोपोलॉजी में किसी मैप को कब कॉन्टीन्यूस कहेंगे। वो तो एक इन जनरल व्यू था कि आपके पास आर के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट होता है कंटिन्यूटी का। अब देखते हैं कि टोपोलॉजी में क्या होता है। लेट एक्स
एंड वाई बी टोपोलॉजिकल स्पेसेस। आपके पास सबसे पहले तो दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस होनी चाहिए, मींस दो सेट के ऊपर आपने टोपोलॉजीज डिफाइन करवा ली हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूस इफ एफ इनवर्स ऑफ वी इज ओपन इन एक्स फॉर एवरी ओपन सेट वी इन वाई। क्या मतलब है कि आप उस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स से टोपोलॉजिकल स्पेस वाई के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन करवाते हैं और फिर उसको कंटिन्यूस तब कहेंगे अगर एफ इनवर्स ऑफ वी इज़ ओपन इन एक्स फॉर एवरी ओपन सेट वी इन वाई। यानी कि वाई के अंदर जितने भी ओपन सेट होंगे, अब वाई एक टोपोलॉजी है, अगर ये टोपोलॉजी है तो फिर उसमें जो सेट्स पड़े होते हैं उनको हम ओपन कहते हैं। तो वाई के अंदर मौजूद हर ओपन सेट का जो प्री इमेज हो, ये जो एफ इनवर्स ऑफ वी लिखा हुआ है इसका मतलब है प्री इमेज, जो कि एक्स में लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो वाई के हर सेट के लिए जो प्री इमेज एक्स में होगा वो भी ओपन होना चाहिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमारा जो फंक्शन है वो एक ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप करवाएगा और नॉन ओपन को नॉन ओपन पे मैप करवाएगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि एक्स का इमेज ऐसा आ रहा है जो कि वाई में एक ओपन सेट नहीं है, तो फिर आप कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है। और अगर वाई के अंदर मौजूद हर ओपन सेट का प्री इमेज एक्स के अंदर ओपन है तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे, वी कॉल दिस द ओपन सेट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। पैराफ्रेज्ड, इट स्टेट्स दैट एफ इज़ कॉन्टिन्यूस इफ द प्री इमेजेस ऑफ एवरी ओपन सेट इज़ ओपन। ठीक है, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा अगर हर ओपन सेट का प्री इमेज ओपन है। नाउ देयर इज एन एग्जांपल, let x is equal to abcd and y equals to 1 2 3 have the topologies as depicted in the figure 4.1। आपके पास सेट में ए बी सी डी 4 पॉइंट्स पड़े हुए हैं और y में 1 2 3 3 पॉइंट्स पड़े हुए हैं। अब जो x के ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन हुई है वो कौन सी है, फिगर के थ्रू टोपोलॉजी किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं मैं आपको सिखा चुकी हूँ। जैसे ये दो पॉइंट्स के आसपास सर्कल लगा हुआ है, ठीक है, ए और बी, इट मीन्स टोपोलॉजी के अंदर कौन कौन सा सेट होगा। एम्प्टी सेट तो लाजमी हम लिखते ही लिखते हैं। एक सेट होगा जिसमें ए और बी पड़ा हुआ होगा। अब देखें सी के ऊपर अकेला सर्कल है तो टोपोलॉजी में एक सेट आएगा सी, फिर टोपोलॉजी में एक सेट आएगा सी और डी का, और फिर जो फर्दर एक बड़ा सेट ये आएगा जो आपको ये सर्कल दिख रहा है ए बी सी एंड देन एक्स पूरे की पूरी स्पेस। ठीक है, ये आपने टोपोलॉजी क्रिएट कर ली। अब वाई के ऊपर टोपोलॉजी कौन सी गिवन है, अगर आपको फिगर में नहीं गिवन होगी तो दूसरे तरीके से दे दी जाएगी, सेट की फॉर्म में दे दी जाएगी, अदरवाइज फिगर से आपको खुद निकालनी आनी चाहिए। अब इसमें 1 के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, इट मीन्स कि एक सिंगलटन सेट 1 टोपोलॉजी में है। 2 के ऊपर सर्कल बना हुआ है, इट मीन्स सिंगलटन सेट 2 टोपोलॉजी में है। फिर ये 1 और 2 के बाहर सर्कल बना हुआ है तो इट मीन्स 1 और 2 का सेट भी है। 3 के ऊपर नहीं बना, इट मीन्स सिंगलटन 3 नहीं है और ना ही 3 किसी सेट में पड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद होल वाई भी होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट और जो स्पेस होती है वो दोनों तो लाजमी होते हैं किसी टोपोलॉजी के अंदर। अब ये आपको पास टोपोलॉजीज आ गई। अब मैपिंग्स किस तरह से डिफाइन इन्होंने की कि एफ ऑफ ए इक्वल्स 1 एंड एफ ऑफ बी इक्वल्स 1। ठीक है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एंड एफ ऑफ डी इज इक्वल टू, इट मीन्स कि ये जो 1 है वाई का एलिमेंट है। ठीक है, और जो 1 का प्री इमेज बन रहा है वो कौन कौन सा पॉइंट बन रहा है, वो बन रहा है ए और बी। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स। अब आप देखें कि 1 सिंगलटन 1 वाई के टिपोलॉजी में क्या ओपन सेट है, तो सिंगलटन 1 के ऊपर सर्कल बना हुआ है, इट मीन्स सिंगलटन 1 एक ओपन सेट है। तो इसका प्री इमेज आपको क्या दिखा, ए और बी। अब देखना है कि एक्स के अंदर क्या ए और बी का कोई ओपन सेट पड़ा हुआ है। तो टोपोलॉजी हमें बताती है कि ए और बी दोनों का एक ओपन सेट मौजूद है। ठीक है, तो इस 1 का जो प्री इमेज मिला वो मिला ए और बी, चूँकि ये ओपन सेट था इसका प्री इमेज भी ओपन है।
दूसरी मैपिंग इन्होंने क्या की कि 2 को मैप करवाया, किस 2 पे किस किस को मैप करवाया है, सी और डी को। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये 2 क्या ओपन सेट बना रहा है वाई के अंदर। तो वाई की टोपोलॉजी में जब देखें तो 2 सिंगल्टन सेट के तौर पे मौजूद है और इसका प्री इमेज मैपिंग क्या बता रही है, सी और डी। तो देखें क्या सी और डी हमारे टोपोलॉजी का ओपन सेट है? जी बिल्कुल, ये एक ओपन सेट है, सी और डी को कंटेन करता हुआ ये एक ओपन सेट। तो 2 का जो प्री इमेज है वो सी और डी है, इट मीन्स ओपन का प्री इमेज ओपन है, इसके अलावा और कोई मैपिंग बनाई ही नहीं गई। उसकी इट मीन्स एफ जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। नाउ अबाउट जी, जी क्या करता है, ए को 2 पे मैप करवाता है और बी को भी 2 पे मैप करवाता है और फिर सी को 1 पे और डी को 3 पे। तो अब देखते हैं कि 2, हमने अभी देखा था कि वाई के अंदर 2 ओपन सेट था और ए बी जो कि इसका इमेज है, प्री इमेज है ए और बी, वो भी एक ओपन सेट है। ठीक है, यहाँ 2 सिंगल्टन सेट ओपन है और यहाँ ए बी भी एक ओपन सेट है, प्री इमेज ओपन हो गया। नाउ सी 1 जो है वो वाई के अंदर देखना है क्या ओपन है, फिर हम देखेंगे कि क्या सी जो है वो एक्स के अंदर एक ओपन सेट बना रहा है। तो 1 के ऊपर एक सिंगल्टन सर्कल बना हुआ है ना, इट मीन्स 1 जो है वो एक ओपन सेट है। तो इसका प्री इमेज है सी, सी के ऊपर भी सर्कल बना हुआ है, इट मीन्स सी भी मौजूद है टोपोलॉजी में, एक्स की टोपोलॉजी में। तो फिर 1 का प्री इमेज सी मिला जो कि एक ओपन सेट है, तो ओपन का प्री इमेज भी ओपन मिल गया। अब रह गया आपके पास जी ऑफ डी इज इक्वल टू 3, डी जो है वो 3 पे मैप हो रहा है। अब 3 को देखना है क्या 3 जो है वो वाई के अंदर कोई ओपन सेट है। तो 3 का वाई के अंदर कोई ओपन सेट है ही नहीं, 3 के ऊपर सर्कल नहीं बना हुआ है, इट मीन्स 3 इंक्लूड नहीं है, वो बस वाई के अंदर आ रहा है। तो जब 3 खुद ओपन नहीं है तो फिर हम उसका प्री इमेज भी चेक तो नहीं करते, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो भी ओपन नहीं होगा क्योंकि डी प्री इमेज है और डी जो है वो एक्स के अंदर ओपन सेट नहीं है, डी के ऊपर कोई सर्कल नहीं लगा। तो इस तरह से जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है उसमें ओपन का प्री इमेज ओपन और नॉन ओपन का या फिर क्लोज्ड का जो प्री इमेज होता है वो नॉन ओपन या क्लोज्ड होता है। अब एच के बारे में देखते हैं, एच ऑफ ए इक्वल्स 1। एच क्या करता है, ए को 1 पे मैप करवाता है, बी को 2 पे, सी को भी 2 पे और डी को 3 पे। अब देखते हैं कि 1 जो है वो वाई के अंदर क्या ये एक ओपन सेट है और फिर इसका प्री इमेज जो ए है क्या वो एक्स के अंदर एक ओपन सेट है। तो 1 वाई के अंदर ओपन है, लेकिन इसका जो प्री इमेज है ए वो अकेला ओपन नहीं है, वो तो बी के साथ है। सो इस ओपन का प्री इमेज ओपन नहीं है, ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं है, आप यहीं पे रुक जाएंगे। फर्दर अगर आप देखेंगे तो ये मज़ीद भी किसी ना किसी में नॉन ओपन हो जाएगा, लेकिन पहली उस पे ही आपने रुक जाना है। अगर पहला इमेज ही सेटिस्फाई नहीं करा तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। सो इस तरह से आपको अगर टोपोलॉजीज़ गिवन होती हैं फिगर की फॉर्म में या सेट की फॉर्म में, तो आपने देखना है कि क्या वो कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है कि उनके इमेजेस को चेक करेंगे कि जो इमेजेस हैं वो अगर ओपन है तो उसका प्री इमेज भी ओपन होना चाहिए। फर्दर एक और एग्जांपल है हमारे पास, द आइडेंटिटी फंक्शन id from x to x given by id of x is equal to x is continuous। क्या कहते हैं कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन आप जानते हैं कि जो उसको इनपुट मिलती है वही उसकी आउटपुट होती है। ठीक है, वो x को x पे ही मैप करवाता है, तो वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होगा क्योंकि जो आपको यहाँ से सेट मिलेगा वही आउटपुट में मिल रहा होगा। तो अगर और स्पेस भी चूँकि एक ही यूज़ होती है एक्स से एक्स में, तो जो यहाँ ओपन है वो यहाँ पे भी ओपन ही होगा। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। दूसरी चीज़ आपने क्या याद रखनी है, वाई नॉट बिलोंग्स टू वाई एंड कंसीडर द कॉन्स्टेंट फंक्शन सी फ्रॉम एक्स टू वाई। आप क्या करेंगे, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन के बारे में, जैसे आप पहले से जानते हैं कि कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है कि उसमें आप इनपुट तो डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं लेकिन उसकी आउटपुट एक फिक्स नंबर कर दिया जाता है। ठीक है, किसी सम कांस्टेंट के इक्वल हम उसकी आउटपुट लिख देते हैं
और हर इनपुट पे हम वही आउटपुट कंसीडर करते हैं, उसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं कि ये कांस्टेंट रह रहा है, इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही। सो आपने एक वाई नॉट वाई में से पिक कर लिया, यानी कि रेंज में से पिक कर लिया और उसे फिक्स करवा दिया हर एक्स के लिए। सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट, ये मैंने फिक्स कर दिया। तो जो ऐसा फंक्शन होगा वो भी हमेशा कॉन्टीन्यूअस होगा। और ऐसा क्यों है कि अगर तो वो जो वाई नॉट आपने फिक्स किया है अगर वो ओपन हुआ तो चूँकि उसको हर एक्स सिंगलटन मिल रहा है ना, और हर पॉसिबल इनपुट उसको मिल रही है, तो वो ओपन है तो उसका कोई ना कोई प्री इमेज तो लाजमी ओपन एक्स में बन ही जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होते हैं। ये जो रियलिटीज़ हैं आइडेंटिटी और कांस्टेंट के अबाउट, ये रियल में भी होती हैं, रियल एनालिसिस में भी आपने देखा होगा, और टोपोलॉजी में भी सेम केस जा रहा है। नाउ फर्दर वन मोर एग्जांपल, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर एफ सी। एफ सी आप जानते हो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी होती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि डोमेन में और टोपोलॉजी डिफाइन हो और जो आपकी रेंज है या आउटपुट है उसके ऊपर कोई और टोपोलॉजी डिफाइन हो। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने। अब आर के ऊपर हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ले रहे हैं इनपुट वाली स्पेस पे, और जो आपके पास आउटपुट वाली स्पेस है उसके ऊपर फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी ली जा रही है। और मैपिंग इस तरह से डिफाइन करवाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर टू। ठीक है, where the domain R has a standard topology and the range RFC is the real line in the finite complement topology। अब देखना ये है कि इसमें जो RFC है इसमें ओपन सेट कौन से होते हैं। फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में वो सेट ओपन होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है। ठीक है, वो सेट खुद जो है वो फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन उसका जो कॉम्प्लीमेंट हो वो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए, सॉरी। ठीक, ये चीज़ जहन में रखनी। अब हम लेट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आर एफ सी में से आपने एक सेट चूज़ किया वी। ठीक है, अब आर एफ सी यानी कि फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी का सेट है, तो वो खुद जैसा भी हो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। इट मीन्स वो जो सेट खुद है वो किस तरह से आएगा, जो एक किसी भी फाइनाइट सेट को आर में से आप माइनस करेंगे ना, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको वो सेट वी मिलेगा वापस। क्या मतलब इस बात का, जैसे कि मेरे पास है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं कहती हूँ इस स्पेस के अंदर एक सेट है मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक और देन 1 ओपन तक। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर अगर 1 ओपन तक आप ले लें और फिर 1 ओपन से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ले लें। अब ये एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ 1 इंक्लूड नहीं है, बाकी रियल लाइन का सब कुछ इसमें इंक्लूड है सिवाय 1 के। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में फिर 1 आ जाएगा एंड वो कॉम्प्लीमेंट एक फाइनाइट सेट होगा। सही, तो मेरा जो v है, v को मैं लिखूंगी v इज़ इक्वल टू r माइनस दैट 1। इस तरह से लिख सकती हूँ ना, r में से मैं उस 1 को माइनस कर दूँ, वो जो 1 एक फाइनाइट सेट में बना चुकी हूँ जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट था, अगर मैं r में से उस कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दूँ तो मुझे सेट मिल जाएगा अपना। तो वही सेंस यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है कि y यानी कि जो आपकी आउटपुट है RFC, इसका कोई भी सेट v किस तरह से लिखा जा सकता है, r माइनस सम फाइनाइट सेट। ठीक है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो इसको फाइंड करने के लिए r में से इसके कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे तो वो सेट खुद आ जाएगा। इज़ एन ओपन सेट इन द फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, देन जो इसका प्री इमेज होगा वो क्या होगा फिर। अब यहाँ समझने वाला पॉइंट है, अगर मैं v को डिसाइड कर लेती हूँ r माइनस सम फाइनाइट सेट x1 x2 अप टिल सो ऑन xm, यानी v के पास x1 नहीं है,
x2 नहीं है, x3 नहीं है, अप टिल सो ऑन xm नहीं है, तो जो इसका प्री इमेज होगा उसके पास फिर x1 के ऊपर जो आंसर आ रहा होगा इसके इन्वर्स का वो नहीं होगा, जो इस x2 के ऊपर इसके इन्वर्स का आंसर आ रहा होगा वो नहीं होगा। इस तरह से अप टिल सो ऑन xm के ऊपर जो इसके इन्वर्स का आंसर आ रहा होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। इन्वर्स की बात हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें रेंज से वापस डोमेन में ओपन सेट ढूंढने होते हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में देखा था कि रेंज से वापस प्री इमेज, और प्री इमेज के लिए हमेशा इन्वर्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस में आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? दिए गए फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। इस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर टू का इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स फाइंड करने का तरीका आप लोगों को आता है। हम इसको पुट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर टू, ये बनेगा 2y प्लस वन इज इक्वल टू x। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कर लिया, फिर वापस रिप्लेसमेंट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 2x प्लस वन। अब 2x प्लस वन मेरे पास इन्वर्स फंक्शन बन चुका है। अब 2x प्लस वन में मैं x1 डालूंगी तो वो बनेगा 2x1 प्लस वन, इसी तरह 2x2 प्लस टू एंड सो ऑन 2xm प्लस वन। अब ये वो इन्वर्स की वैल्यूज़ हैं जो इसके प्री इमेज के पास नहीं होंगी, बिकॉज इसके इमेज के पास x1 x2 अप टू सो ऑन xm नहीं है। ठीक है, तो फिर इस वजह से इसके प्री इमेज के पास 2x1 प्लस वन अप टू सो ऑन 2xm प्लस वन वैल्यूज़ नहीं होंगी। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर इसको जिस तरह से मैंने बताया आपने इसको लिख लेना है और फिर सॉल्व करना है। तो अगर RFC में ये सेट ओपन है तो इसका जो प्री इमेज होगा वो इस किस्म की शक्ल का होगा और वो ओपन होगा R के अंदर। वो ओपन क्यों होगा R में? क्योंकि R में से आप एक फाइनाइट चीज़ निकाल देंगे, पीछे जो सेट बचेगा वो एक ओपन सेट ही बनेगा। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज नहीं होंगी तो वो एक ओपन सेट होगा स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंदर। अब ये थी फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। अगर आपके पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी आ जाती है, मैपिंग जो है वो सेम वही है लेकिन टोपोलॉजी बदल जाती है, वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी हो जाती है। नाउ यू नो कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी में लोअर लिमिट एग्जिस्ट करती है, मींस उसकी अपर बाउंड नहीं होती, लोअर बाउंड होती है। तो अब इस केस में आपके पास कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होंगी, जो कौन सा ऐसा सेट होगा जो ओपन होगा और उसका जो प्री इमेज है वो ओपन होगा या नहीं होगा? आप देखते हैं कि क्या G अगर इस तरह से डिफाइन हो तो वो कॉन्टीन्यूस होता है या नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अब RL में मैंने एक ओपन सेट देखना है। RL लोअर लिमिट टोपोलॉजी है। अब लोअर लिमिट टोपोलॉजी में एक सेट ले लिया क्लोज्ड फ्रॉम ज़ीरो टू ओपन फ्रॉम वन। ये एक ओपन सेट है लोअर लिमिट में, बिकॉज इसकी लोअर लिमिट ज़ीरो है और वो एग्जिस्ट कर रही है, और इसकी अपर लिमिट वन है जो कि एग्जिस्ट इस फंक्शन सेट के पास नहीं है। तो फिर ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी का सेट है और ये एक ओपन सेट है। अब इस ओपन सेट का प्री इमेज देखना है। प्री इमेज देखने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स वही होगा जो अभी मैंने ऊपर यूज़ किया है 2x प्लस वन। अब आप देखो कि 2x प्लस वन में अगर मैं x को ज़ीरो पुट करती हूँ तो मेरे पास वन आता है, और 2x प्लस वन में अगर मैं x को वन पुट करती हूँ तो मेरे पास थ्री आता है। यानी कि जो इसका प्री इमेज होगा वो वन से लेकर थ्री तक होगा, वन क्लोज्ड थ्री ओपन, जो कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी यानी कि R के अंदर एक ओपन सेट नहीं है। ये ओपन नहीं है, ये हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड सेट है। तो इस ओपन का प्री इमेज मुझे ओपन नहीं मिला, इट मीन्स G जो है वो एक कॉन्टीन्यूस मैपिंग नहीं है, और जो ऊपर F डिफाइन था वो एक कॉन्टीन्यूस मैपिंग थी। यानी कि सेम मैपिंग में मैंने सिर्फ अगर टोपोलॉजी बदल दी तो मेरा सारा जो सिचुएशन है वो बदल जाएगी। इस एग्ज़ाम्पल को फ़िलहाल मैं स्किप कर रही हूँ। हम देखते हैं इसको सिर्फ स्टडी कर लेते हैं, फर्दर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड वाई बी अ सब स्पेस। अब सब स्पेस के केस में क्या होगा? आपको पता है कि आपको एक टोपोलॉजिकल स्पेस दी गई है और उसकी एक सब स्पेस दी गई है।
अब मैपिंग अगर डिफ़ाइन करवा कर दे दी जाती है उस सब स्पेस उस टोपोलॉजिकल स्पेस पे, ठीक है, सब स्पेस से उसकी टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर अगर आपको मैपिंग डिफ़ाइन कर दी है और वो मैपिंग इस तरह से आई ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, तो वो कॉन्टीन्यूअस होगी, ठीक है। इसको एज एन MCQ आपने रखना है ध्यान में। अब एक थ्योरम है हमारे पास जो कि हमारे इस काम को ओपन सेट चेक करने को या फिर कंटिन्यूटी चेक करने को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है, थोड़ा सा आसान बना देता है। वो थ्योरम क्या है, लेट एक्स एंड वाई बी टोपोलॉजिकल स्पेसेस एंड बीटा बी अ बेसिस फॉर द टोपोलॉजी ऑन वाई। ठीक है, आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं और आपको इस वाई की बेसिस के बारे में पता है। जब आपको टोपोलॉजी का पता होता है तो फिर बेसिस निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। बेसिस आप खुद भी निकाल सकते हैं। अब आपको बेसिस का पता चल गया, वाई की बेसिस का, देन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ कॉन्टीन्यूअस इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इनवर्स ऑफ बी इज़ ओपन नेक्स्ट फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू द बीटा। यानी अब आपको y के हर ओपन सेट के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उन बेसिस के जो सेट्स हैं, अब बेसिस के सेट्स तो ओपन ही होते हैं ना, तो सिर्फ आप उन बेसिस के सेट्स का प्री इमेज चेक करें। अगर वो x में ओपन है तो फिर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है। इस थ्योरम का क्या मकसद है कि आपको बेसिस के टोपोलॉजी में आपको पता है ज़्यादा सेट्स पड़े होते हैं और जो बेसिस का सेट होता है उसके अंदर कम सेट होते हैं। बेसिस में हम कुछ सेट्स लिखते हैं, तो अगर आपके पास उन बेसिस का प्री इमेज ओपन आ रहा है एक्स के अंदर तो फर्दर आपको सारे सेट्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से कह देंगे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। इसका प्रूफ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 4.5 है हमारे पास। अब ये उस बेसिस के कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलेंगे। हमने अपनी आउटपुट के हर सेट का इमेज नहीं देखना, हमने सिर्फ बेसिस चेक करनी है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आर ऑल कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस मैपिंग फ्रॉम आर टू आर इन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। इसने तो कह दिया कि ये सारे कॉन्टीन्यूअस हैं, आप चेक कैसे करेंगे। आर से आर पे मीन्स स्टैंडर्ड टोपोलॉजी लेते हुए जिसमें कि ओपन सेट्स पड़े हुए होते हैं, एंड यू नो कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में जो बेसिस का सेट होता है वो ओपन इंटरवल्स ही होते हैं। ए बी ओपन इंटरवल बेसिस का सेट बनाते हैं। तो अब आपको सिर्फ ए बी का प्री इमेज चेक करना होगा। प्री इमेज चेक करने के लिए वही तरीका है कि सबसे पहले आप फंक्शन का इनवर्स देख लेंगे। अब x प्लस टू अगर आपका फंक्शन है तो इसका इनवर्स क्या होगा, मैं इसको लिखूँगी y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई माइनस टू इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये वही इनवर्स निकालने का तरीका है जो आप सेकेंड ईयर से सीखते चले आ रहे हैं। इन्वर्स आपको निकालना आता है तो इन्वर्स निकाल लेंगे, उसकी फॉर्म बनेगी एक्स माइनस टू, उसमें आपने ए और बी पुट करना है तो वैल्यूज़ बनेगी ए माइनस टू और बी माइनस टू, ठीक है। ये प्री इमेज है। अब बताइए ये जो प्री इमेज है ये आर के अंदर ओपन सेट बना रहा है ना, ए माइनस टू से बी माइनस टू तक एक सेट है और ये ओपन है। सो इस ए बी जो कि बेसिस का सेट था इसका प्री इमेज भी एक ओपन सेट है। इस तरह से जी के फंक्शन में देखें इसका इन्वर्स होगा एक्स बाई टू, तो इसमें आप ए पुट करेंगे तो वो बनेगा ए बाई टू और बी पुट करेंगे तो वो बनेगा बी बाई टू। तो इस बेसिस के सेट ए बी का जो प्री इमेज है वो ए बाई टू और बी बाई टू है और ये एक ओपन सेट है। इसी तरह से एच के मैपिंग में देखो तो एक्स स्क्वेयर इसका फंक्शन है, इसका इन्वर्स निकालेंगे तो स्क्वेयर रूट प्लस माइनस स्क्वेयर रूट इन्वॉल्व हो जाएगा। अब ए और बी की वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो प्लस थी या माइनस थी, तो उसी लिहाज से फिर यहाँ पे प्री इमेज 3 किस्म के बनाए गए हैं। अगर तो ए जो है वो पॉजिटिव था या फिर ज़ीरो था और बी के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे तो उसका प्री इमेज क्या होगा, बी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन ए को हमने फिक्स कर दिया है कि वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। तो उसका जो प्री इमेज है वो माइनस के रूट बी से लेकर माइनस के रूट ए यूनियन के रूट ए से लेकर स्क्वायर रूट बी तक, ये आपने देखना है कि किस तरह से है। फिर अगर ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है तो उसका प्री इमेज ये होगा, और अगर बी जो है वो नेगेटिव है और ए के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे तो उसका जो आउटपुट है वो खाली सेट बनेगा, बिकॉज अगर बी नेगेटिव हो जाता है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, आई थिंक सो।
यानी कि अगर सेकंड कोऑर्डिनेट बी सेकंड कोऑर्डिनेट है ना, तो अगर सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाए तो वो फिर हम रियल में नहीं होते हैं। स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो तो फिर हम रियल में नहीं रहते, हम कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे खाली सेट है, क्योंकि हम तो आर में हैं, हम कॉम्प्लेक्स में नहीं हैं। सो इस तरह से भी आप बेसिस सेट के इमेज प्री इमेज चेक करते हुए अपना कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। इस एग्जाम्पल को स्किप करें। ये हमारे पास थ्योरम 4.4 है। लेट आर हैव द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी देन एवरी पोलिनोमियल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर विद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज कॉन्टीन्यूस। ठीक है, आपको कोई भी पोलिनोमियल दे दिया जाता है और एक स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंडर आपसे पूछा जाता है उस फंक्शन के बारे में कि क्या ये कॉन्टीन्यूस होगा या नहीं होगा, तो आपने आंखें बंद करके कॉन्टीन्यूस पे ही लगाना है। ये मैं आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल अगर दिया जाए तो वो हमेशा कॉन्टीन्यूस होगा थ्रू आउट द टोपोलॉजी, अगर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी दे दी जाए ओपन इंटरवल वाली। थ्योरम 4.5 की स्टेटमेंट क्या है? आपके पास एक मैपिंग है एक्स से वाई में और वो कॉन्टीन्यूस है। आपको बता दिया जाए कि ये कॉन्टीन्यूस है, या आपने चेक कर लिया हो कि क्या ये कॉन्टीन्यूस है। एंड अज्यूम दैट ए इज सबसेट ऑफ एक्स। अब किसी भी सबसेट के लिए इफ़ एक्स बिलोंग्स टू द क्लोयर ऑफ ए देन एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द क्लोयर ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है, यानी कि क्लोयर के पॉइंट्स के जो इमेजेस होंगे वो ए के क्लोयर में चले जाएंगे, ए के यानी कि उसके इमेज के जो क्लोयर होगा उसमें चले जाएंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखनी है आप लोगों ने। मज़ीद थ्योरम जो 4.6 है, यहाँ से फर्दर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है।